जिसमें देखिएगा क्या दे रखा है, यहाँ पर है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेकंड पार्ट में है b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x such that x is an integer, x such that x is an integer, comma x is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2. X is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2. ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिएगा कि उन्होंने बोला है कि मुझे x बताना है। सबसे पहले लिखा b is equal to x such that x is an integer, x is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो x की आएगी और x माइनस 1 बाई 2 से बड़ा है और 9 बाई 2 से छोटा है, यानी कि वो एक इंटीजर है ना। तो इंटीजर में कभी भी रैशनल नंबर या डेसिमल नंबर पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जैसे x दे रखा है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 एंड लेस देन 9/2। तो 1/2 कितना होता है 0.5, माइनस का 0.5, x माइनस 0.5 से तो बड़ा है और 4.5 से छोटा है। आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप यहाँ पर नंबर लाइन बनाकर देखिए, ये 0 है, ये -1 है। सर अभी आप सिर्फ डाउट ही करवाया ना। हाँ बेटा, बस अभी शुरुआत ही तो करिए बस। ये -1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 2 3 4 और 5। तो आप ये देखो कि जो बीच वाले पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर में लाई नहीं करते, वो आपका रियल नंबर में आ जाते हैं। तो जैसे ये 4.5 है तो ये तो यहाँ लाई करेगा 4.5, और माइनस का 0.5 वो बेटा यहाँ लाई करेगा माइनस का 0.5। तो जो x है वो -0.5 से बड़ा एक इंटीजर है, तो 0 1 2 3 4, 4.5 से छोटा छोटा और 0.5 से बड़ा बड़ा। Therefore b इज इक्वल टू, मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिएगा, विदुषी हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें समझ में ना आए, तो मैं आपको ये बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है, और मैं इसके जो लास्ट क्लास का जो वीडियो था वो भी भेज दूंगा। ठीक है ना, तो एक ही क्लास मिस हुई है, कोई ज्यादा मिस हुआ नहीं है अभी तक। ओके सर। चलिए जी, अब मैं एक्सरसाइज 1.1 के आगे हमने देखा था एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर कभी कोई एलिमेंट लाई ही नहीं करता। ठीक है, वो एक खाली सेट होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। फिर दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है 0 1 2 3 4, तो मुझे पता है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे मालूम है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, है ना। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये वाला सेट कुछ ऐसे होता है, अगर ये बी ऐसे होता 0 1 2 3 4 और डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और कहाँ तक चलता जाएगा, अल्टीमेटली ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो जब कोई नंबर चलते 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 कोई सेट अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा इनफाइनाइट सेट। अगर कोई भी सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं जो मुझे पता है तो मैं उसको बोल दूंगा फाइनाइट सेट। ठीक है, चलें आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे जो 0 और 1 होते हैं, जैसे आई नो कि प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट इवन एंड ऑड क्या होता है, बट अब 0 और 1 का एक बार क्लियर कर दो कि क्या कौन सा होता है। अच्छा, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर सबसे छोटा नंबर होता है, प्राइम नंबर 2, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और इवन एंड ऑड?
इवन और ऑड कह रहे हैं, या ठीक है। इवन और ऑड जो है, सबसे छोटा इवन नंबर होता है 0, 0, 2, 4, 6 लाइक दिस, ये तो सारे के सारे हो गए इवन। और जो ऑड है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, ये सारे ऑड हो गए। तो लगभग 5-6 साल पहले तक ये माना जाता था कि 0 एक आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि जिससे भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करके सबको 0 बना देगा। जैसे 0 × 10 कर दो तो भी 0 हो गया, 0 × 5 कर दो तो भी 0 हो गया। तो 0 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मानी जाती थी, जो आज भी है। लेकिन ये पूछा जाता था कि 0 ऑड है या इवन है, तो उसमें ये कह देते थे कि नहीं नहीं, ये आइडेंटिटी है, ये कोई ऑड इवन नहीं है। लेकिन अब 0 को पहला इवन नंबर बोला जाता है। पहला इवन नंबर पहले 2 बोला जाता था, लेकिन अब है 0। 0 इज फर्स्ट इवन नंबर, समझ गए? यस सर। चलिए जी, उसके बाद एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर आ जाइए, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 7, एग्जांपल नंबर 6। Page number 7, example number 6. State which of the following sets are finite or infinite. State which of the following sets are finite or infinite. मुझे ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अब इसमें देखिएगा कि पहला है x such that x belonging to natural number। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, कि मतलब x जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कैपिटल N इज फॉर नेचुरल नंबर। x belonging to natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। ठीक है ना? तो जो सेट के शुरुआत होते ही जो सबसे पहले लिखा रहता है, कॉलम से पहले जो लिखा रहता है, वही सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि ये जो सेट है, इस सेट के अंदर का एलिमेंट x है, तो मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखी है कंडीशन? x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x minus 1 is equal to 0 हुआ, और x minus 2 is equal to 0 हुआ। माइनस 1 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ से माइनस 2 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 2। देयरफॉर ये जो सेट है, देयरफॉर द गिवन सेट इज 1,2। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1,2। तो 1,2 तो मुझे पता है ना कि कितने एलिमेंट्स हो गए, तो दो ही एलिमेंट्स हैं। तो दो एलिमेंट्स हैं, तो मुझे पता है ये फाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, ये फाइनाइट नंबर है। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes. हर्ष, लक्ष्य, पार्थ, विदुषी? Yes, sir. Yes, sir. अंशित, Yes, sir. क्लियर है ना? चलिए Yes, sir. Yes. चलिए ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट देखिए, x such that x belonging to n and x square is equal to 4. X such that x belonging to n and x square is equal to 4. It implies that जब x square 4 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। जब x स्क्वायर 4 के बराबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2, यानी कि आइदर -2 और +2। ठीक है, लेकिन -2 क्या मैं ले पाऊंगा, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पहले ही दे रखा है x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो माइनस हटा देंगे यहाँ से। तो इसका मतलब the given set is only 2, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 लिख दीजिए, so it is finite set। ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखिएगा, x such that x belonging to natural number x such that x belonging to natural number and 2x minus 1 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, 2x minus 1 is equal to 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2x minus 1 is equal to 0 का मतलब 1 इधर ले जाओ, 2x is equal to 1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ब्रैकेट में लिख देना which is not a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बेटा प्रॉपर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 तो एक रैशनल नंबर हो गया, यानी कि ये या 1/2 मतलब 0.5 एक आपका डेसिमल नंबर हो गया, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन पहली ही कंडीशन दे रखी है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द गिवन सेट इज, क्या हो जाएगा फिर ये एम्प्टी सेट। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि x की एक ही तो वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू आ रही है 1/2, वो नेचुरल तो है नहीं, तो इसका मतलब इस सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। समझ गए सभी बच्चे? सर हम फाइन ही लिख सकते हैं इसके अंदर। इसको आप इसके अंदर फाई नहीं लिखेंगे, याद रखना, इसके अंदर कभी भी फाई नहीं लिखेंगे, इसकी जगह फाई लिख सकते हैं, और फाइन ऐसा लिखा जा सकता है। एम्प्टी सेट के अंदर कभी भी ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखते हैं, और करके आप फाई लिख दो, मतलब फाई अपने आप में एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, बताएंगे? फाइनाइट। फाइनाइट होता है। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है, याद रहे। एम्प्टी सेट के अंदर भी मुझे पता है ना कितने एलिमेंट्स हैं, एक भी नहीं है, मतलब मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अंदर, 0, तो इसका मतलब वो भी एक फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, so this set is also a finite set, इसलिए ये भी एक क्या होगा, फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट के बाद में फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट है x such that x belonging to natural number, x such that x belonging to natural number and x is prime, and x is prime।
ठीक है, तो x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और x एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेट को क्या बोल सकते हैं हम, ये सेट हो जाएगा, दिस सेट विल बी पहला नेचुरल नंबर 1, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, तो अगला 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, और फिर डॉट 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 करके छोड़ दिया। क्या प्राइम नंबर्स का कोई अंत है? प्राइम नंबर्स का कोई अंत नहीं है, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ गए? यस सर। इनफाइनाइट सेट क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के बाद में अगला देखिएगा फिफ्थ। x such that x belonging to capital N and x is odd. X belonging to capital N and x is odd. x एक odd है और x एक नेचुरल नंबर है, यानी कि मुझे सारे odd नेचुरल नंबर्स बताने हैं। तो ये क्या हो गया, 1 3 5 7 9 लाइक दिस। ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि अगेन ये खत्म कहाँ पर होगा मुझे नहीं पता, तो जो सेट जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो, इनफाइनाइट हो, उसको इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। समझ गए? उसके बाद अगली डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में लिखेंगे, two sets A and B are said to be equal if they have two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, if they have exactly the same elements, and we write A is equal to B, and we write A is equal to B, ऐसा होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। If capital A is equal to 1 2 3 4 and capital B is equal to 3 4 1 2, then A is equal to B। क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो हम उनको इक्वल सेट बोल देते हैं। हाँ, उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 4 उसी को आगे पीछे करके 1 2 3 4 ये हो गया। तो जब भी कभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर भले ही कुछ भी हो, तो हम उसको इक्वल सेट बोल देते हैं। सभी को क्लियर है, इतना समझ गए? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं पेज नंबर 8 पर एग्जांपल नंबर 7 करूंगा। सर हाँ जी बोलो। सर हमारे स्कूल में पता नहीं इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स अलग अलग कुछ पढ़ाया था। मैं आपको बताऊंगा अभी, वो जो आपको बताया है ना इक्वल सेट, तो ये अलग चीज हो गई। वो हो सकता है आपको इक्विवेलेंट रिलेशन बताया हो, और अगर इक्विवेलेंट सेट ही बताया है तो आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कभी
कोई दो सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं तो उनको तो हम ये बोल देते हैं इक्वल सेट्स, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तब उनको बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। हालांकि इक्विवेलेंट सेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ, आप पूछ भी सकते हो, टीचर को सिलेबस भी दिखा सकते हो, कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सिलेबस, उसमें कहीं पर भी इक्विवेलेंट सेट्स मेंशन नहीं है और ना एनसीईआरटी में दे रखा है। सर हमारा 11th का सिलेबस भी कटा हुआ है या पूरा ही आ रहा है? पूरा आ रहा है पूरा। मैं पुराना वाला सिलेबस बता रहा हूँ, मैं प्री कोविड बता रहा हूँ, मैं कोविड वाला नहीं बता रहा। ओके सर। ठीक है, बस बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ जरा, फिर करवाता हूँ अभी। एग्जांपल नंबर 7 में दे रखा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो एग्जांपल नंबर 7 में मुझे ना 5 सेट दे रखे हैं। एक है सेट ए, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 0। दूसरा सेट है बी, ये क्या दे रखा है x such that x is greater than 15, x is greater than 15 and x is less than 5। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या ये बताइए, दुनिया में क्या कोई ऐसा सेट होता है या कोई ऐसा नंबर होता है जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? बताइए। 15 से बड़े नंबर क्या हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, वो तो बड़े हो गए नंबर। और 5 से छोटे क्या हो गए? 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, इस तरह से। तो क्या कोई ऐसा नंबर होता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? ऐसा नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। तो V इज इक्वल टू आपने एक ये एम्प्टी सेट बना दिया, बस कर्ली ब्रैकेट बना दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, खाली छोड़ दिया। दोबारा बताता हूँ कि अगर अगर ए है और इसमें ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि 0 एक एलिमेंट है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? 0 एक एलिमेंट है, तो इसलिए जो सेट ए है वो एम्प्टी सेट नहीं है, वो एक फाइनाइट सेट है। दूसरा, जो ये बी है, इस बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, वो उसको सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक है, मुझे लगता है सेट ए और सेट बी तो समझ में आ गया होगा जो दे रखा है इसमें। सर सेट ए में एक एलिमेंट है ना? सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0। समझ गए? और जो सेट बी है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर? 0, एक भी नहीं है। और इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट 0 है। समझ गए? ओके। चलिए अब अगला देखते हैं। सी is equal to x such that x minus 5 is equal to 0। x minus 5 is equal to 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है? 5 है, तो इसको आप c को लिखो, c सेट क्या हो गया? 5। फिर अगला सेट देखिए, अगला सेट है D। x such that x square is equal to 25। ठीक है, x such that x square is equal to 25। जब x square 25 दे रखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर +5 और -5। हमें तो d क्या है? d की वैल्यू है x, और x कैसे निकालेंगे? कंडीशन में रखी है कि x square is equal to 25। तो जब x square 25 है तो x क्या होगा? या तो -5 या फिर +5। तो d हो गया -5, +5। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है ये? भव्या, विदुषी, अंशित, Yes, sir. दिवस, आस्था, Yes, sir. दीपांशी, Yes, sir. हर्षित, क्लियर है सभी को? Yes, यस सर। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेट दे रखा है वो है सेट ई।
सेट ई में क्या गिवन है, x such that x is an integral x such that x is an integral positive root of the equation x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0. X square minus 2x minus 15 is equal to 0. X is an integral. Integral का मतलब क्या है कि इंटीजर होना चाहिए. X एक इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. रूट ऑफ द इक्वेशन x square minus 2x minus 15 is equal to 0. तो x square minus 2x minus 15 is equal to 0 क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व करिए पहले. x square minus 2x minus 15 is equal to 0. तो x square minus 2x के फैक्टर किस तरह से करूं कि minus 15 आ जाए 5 और 3. समझ गए, 5 और 3, 5 3 का 15 होता है. तो मुझे माइनस का 2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा माइनस 5x प्लस 3x. माइनस 5x प्लस 3x, माइनस 5 इंटू प्लस का 3 आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स में से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ. ब्रैकेट में बचेगा माइनस x माइनस 5. इन दोनों टर्म्स में से मैंने प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 3 आ गया और 3 5 15, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास क्या बनेगा बेटा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. अब देखिएगा यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो 5 आ रही है और x की दूसरी वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है. मैं ये माइनस 3 वाली नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि इन्होंने दे रखा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट. पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 लेंगे हम, तो e कितना हो गया 5. ठीक है. तो अब आप चेक करिए a b c d और e, इनमें कौन से दोनों सेट है जो इक्वल है? C and D. C और E. सर सी एंड e, c और e, क्योंकि c में भी a की एलिमेंट है और वो 5 है और e में भी a की एलिमेंट है और वो 5 है. क्लियरली c इज इक्वल टू e. समझ गए सभी बच्चे? सभी को क्लियर है बेटा? ठीक है. Yes, sir. चलिए जी आगे चलते हैं. एग्जांपल नंबर 8 है. एग्जांपल नंबर 8 में भी यही बोला है इन्होंने, which of the following pairs of sets are equal, justify your answer. तो इसमें एक अच्छा दोनों पेयर दे रखे हैं. तो कुछ एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें दो सेट दे रखे हैं. एक सेट है x, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय. The set of letters in alloy. ALLOY, alloy. ये दिखाई दे रहा है, इधर कर रहा हूँ. तो इन्होंने बोला है कि x क्या है, x एक सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय. तो अलॉय में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं?
अच्छा सेट जो होता है ना, इसमें एक खास चीज होती है कि अगर अल्फाबेट 2 बार आ रहे हैं तो उनको दो बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है। 4 बार, 5 बार, 10 बार भी आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार रिपीट करके नहीं लिखा जाता। जैसे ए है तो ए हो गया, एल 2 बार आ रहा है तो लिखा जाएगा एक ही बार, ओ एक ही बार है और वाई भी एक ही बार है, तो एक्स तो ये हो गया ए एल ओ वाई। फिर उन्होंने बोला एक दूसरा सेट है बी, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो लॉयल में देखिए सेट ऑफ लेटर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा एल, फिर उसके बाद एल 2 बार आ रहा है लेकिन लिखेंगे एक ही बार, फिर लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे वाई और फिर लिखेंगे ए। तो इसमें क्या हो गया एल ओ वाई ए। तो आप ये देखिएगा, हाँ ये हो गया ए एल ओ वाई, तो ए एल ओ वाई, ए एल ओ वाई तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उनका ऑर्डर आगे पीछे है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है जी, समझ गए। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों के दोनों x इज इक्वल टू बी, ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में है a इज इक्वल टू m सच दैट n such that n belonging to z and m square is less than equal to 4 and m square is less than equal to 4 and b is equal to x such that x belonging to r। r बेटा होता है रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे इंटीजर और सारे के सारे रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर सब आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर x belonging to real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं ए सेट की बात करूं, इसका सॉल्यूशन देखिए। इन्होंने बोला n बिलोंगिंग टू z, बेटा z होता है इंटीजर, z होता है इंटीजर। अब इन्होंने बोला n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इंटीजर हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो आप ये देखो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर सारे हो जाएंगे, बस उसमें डेसिमल नंबर नहीं आएगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं इफ n इज इक्वल टू -1 या -2 बोलिए, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि n स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है। उन्होंने बोला लेस देन इक्वल टू 4, मतलब इक्वल होगा तो भी चलेगा, या फिर n स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए या n स्क्वायर 4 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है तो चलेगा। अब मैं बोलता हूँ इफ n इज इक्वल टू -1, तो n स्क्वायर क्या हो गया +1, तो +1 जो है वो भी 4 से छोटा है, ये भी चलेगा। इफ n इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर कितना हो गया 0, 0 भी 4 से छोटा है, ये भी चलेगा। इफ n इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 अगेन 4 से छोटा है, ये भी चलेगा। इफ n इज इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर क्या होगा 4, 4 के इक्वल है, यानी कि n स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो ये भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा आप
2 से बड़ी वैल्यू लोगे यानी कि 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, वो 4 से बड़ा है, वो नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर आप -2 से छोटी वैल्यू लोगे, फॉर एग्जांपल -3 ले लिया या -4 ले लिया, तो उसका स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन कंडीशन को, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो सेट ए है उसमें वो किसके बराबर है, n के बराबर है, तो n की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -2 -1 0 1 2, a इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 -1 0 1 और 2। बताइए जी, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, बताओ लक्ष्य, यस सर, यस क्लियर, सर। क्लियर है, एक्सक्यूज सर, हाँ जी बोलिए। सर इसमें हमें और वैल्यूज लेके ये नहीं बताना कि इनके सिवाय कोई और वैल्यू, मतलब ये प्रूफ करना होगा सर इसमें। नहीं कुछ नहीं, अभी तो मैंने बस ये सेट निकाला है, और सेट निकालने के बाद जैसे मैंने सेट ए निकाल लिया रोस्टर फॉर्म में, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को लिखा कॉमन लगा लगा कर, फिर उसके बाद मैं ये देखूंगा कि सेट बी कितना आ रहा है, और सेट बी और सेट ए अगर इक्वल है तो मैं बोलूंगा वो इक्वल सेट्स हैं, जैसे यहाँ बोला, नहीं तो मैं कह दूंगा कि इक्वल नहीं है। और सर सेट एक में हमें ये प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है कि सर इनके सिवाय कोई और वैल्यू वर्क नहीं करेगी इसमें। ना ना तो ये ना, हमने, वो नहीं, वो मैं बताऊंगा अभी क्या लिखना है स्टेटमेंट, 2 मिनट रुको बता, यस सर। ठीक है। देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ सेट बी की, और सेट बी, सेट बी में देखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, रियल का मतलब क्या है, इसमें डेसिमल वाले सारे नंबर आ जाएंगे, तो x स्क्वायर -3x + 2 = 0, इसके फैक्टर्स करेंगे तो -2x को -1x करूंगा तो -3x बन जाएगा, और -2 × -1 प्लस का 2 हो जाएगा, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी इस तरह से होगी, देखो x स्क्वायर -2x -1x + 2 = 0। यहाँ पर इन दोनों में से मैंने x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 2, इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x - 2, तो ये हो गया x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 1 = 0, तो x = 2 और x = 1, तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, या तो 2 या फिर 1, 2 वैल्यूज हैं, x = 2 और x = 1, ठीक है। अब तो हमारा जो सेट बी है वो सेट बी क्या बन गया, 1, 2। अब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ये हमको समझ में आ गया, लेकिन उसको लिखते किस तरीके से हैं, बताते किस तरीके से हैं, वो देखिएगा। तो सेट बी = आ गया बेटा 1, 2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि सेट ए में तो -2 लाई कर रहा है, लेकिन सेट बी में -2 लाई नहीं कर रहा है, सेट ए में तो -1 लाई कर रहा है, लेकिन सेट बी में -1 लाई नहीं कर रहा है, सेट ए में 0 लाई कर रहा है, लेकिन सेट बी में 0 लाई नहीं कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, मुझे सब कुछ अलग अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक एलिमेंट भी अगर इसमें लाई करेगा और उसमें लाई नहीं करेगा तो भी हमारे सेट अनइक्वल हो गए। यहाँ तो 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैं तो कोई एक एलिमेंट दिखा दूंगा, बस मैं ये कह दूंगा, हम ये कहेंगे कि A is not equal to B since -1 belongs to A but -1 does not belong to B। -1 सेट A में तो लाई करता है, लेकिन -1 सेट B में लाई नहीं करता, समझ गए, समझ गए। Yes, sir. ऐसे सर ही नहीं, के लिए भी लिख सकते थे, ऐसे ही आप 0 के लिए भी लिख सकते थे, सबके लिए लिखना जरूरी नहीं है, कोई एक एलिमेंट भी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी हमारे सेट तो अनइक्वल हो ही गए,
सर 4 सेट बी तक तो समझ आ गया, फिर उसके आगे का बता दो दोबारा। कौन सा बात? अच्छा, उसके आगे का बताता रहा हूँ। आप ये देखो कि जैसे सेट बी हमारा क्या हो गया 1, 2। बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1, 2। फिर मैं ये कहता हूँ कि -1 जो है वो सेट ए में तो लाई करता है, यानी कि -1 बिलोंग्स टू ए, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। -1 बी में लाई नहीं करता, तो वो इक्वल नहीं है। ऐसे ही आप चाहो तो -2 का एग्जांपल लेकर लिख दो, ऐसे ही आप चाहो तो 0 का एग्जांपल लिख दो कि 0 सेट ए में तो लाई करता है लेकिन सेट बी में लाई नहीं करता। समझ गए? यस सर। चलिए, इसके बाद जो है which of the following are examples of the null set? exercise 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ना पूरी की पूरी छोड़ रहा हूँ मैं, 6 क्वेश्चन है और ये आप लोग पहले ट्राई करिएगा, जो डाउट है वो मेरे से पूछना, ठीक है? अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका सबसेट्स वाला। तो जो सबसेट वाला टॉपिक है वो करते हैं हम स्टार्ट। 1.2 आसान है, एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है, करके देखना खुद से हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अभी बता रहा हूँ उनको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये तो मैंने बताया था ना, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो इसमें ये मतलब एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन है कि कई जगह आपको मिलेगा कि ये एक फाइनाइट सेट है और कई जगह मिलेगा कि इनफाइनाइट सेट है। समझ रहे हैं? तो पूरी अर्थ पर हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और कौन सा है, क्या है 1.2? क्या आज तक कौन सा पूछ रहे हो? ये समझ में नहीं आया मुझे। एक्सरसाइज 1.2। सर ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 था, तो हाँ इसलिए लिखा था। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट ये वही है। ये वही है कि मतलब द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो इसको आप इनफाइनाइट ही कहेंगे। समझ गए? आंसर इसके नेक्स्ट वाला हो। सर अच्छा, आपने फाइनाइट बताया था। देखिए मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दुनिया में सारे लोग ढूंढने लग जाएं कि कितने एनिमल्स हैं, तो अगर ये कहा जाए कि आप ये बताओ सुबह 10 बजे कितने एनिमल्स थे, तो जितनों ने जितने ढूंढ लिए वो कह देंगे कि हाँ ये फाइनाइट है। लेकिन पता चला कि अगले ही 5 मिनट बाद उनमें से एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये तो नंबर बार बार वेरी कर रहा है। तो इस वजह से आप फाइनाइट बोल दो या इनफाइनाइट बोल दो, कुल मिलाकर क्या है इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई पूछेगा नहीं ये बात। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में टीचर वही पूछता है जिसका एक पर्टिकुलर आंसर होता है, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर ही नहीं है। कोई इसको कहेगा कि मैं तो फाइनाइट सही प्रूव कर दूंगा, कोई कहेगा कि इनफाइनाइट है, मैं इसको इनफाइनाइट प्रूव कर दूंगा। इसलिए समझ गए? क्लियर है? बताओ। यस सर। अब इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देख लीजिए। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। सर इनफाइनाइट नहीं होगा ये? ये तो इनफाइनाइट होगा, वही तो बता रहा हूँ। जैसे ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस, एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये वाई डैश हो गया, और ये हो गया 0, 0 ओरिजिन। तो यहां से एक सर्कल पास कर गया, दूसरा सर्कल पास कर गया, तीसरा सर्कल भी पास कर गया, चौथा सर्कल भी पास कर गया। तो कितने सर्कल पास कर सकते हैं ओरिजिन से? इनफाइनाइट। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई फिक्स नंबर है ही नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। समझ गए? यस सर। ठीक है जी। फिर अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा सबसेट्स। 1.2 आप लोगों को होमवर्क में करनी है। अगला टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स में नोट करिएगा, a set A is said to be a subset of a set B
A set capital A is said to be a subset of a set capital B of a set capital B if every element of capital A if every element of capital A is also an element of capital B. Is also an element of capital B. अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सबसेट को पहले समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन से, और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करते हैं। सबसेट में अगर मान लीजिए मैं किसी समंदर की बात करता हूँ, अगर मैं किसी समंदर की बात करता हूँ तो समंदर में से छोटी छोटी न जाने कितनी सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, वो समंदर की सबसेट्स हैं। उसी तरीके से हमने ये बोला कि एक घर है, उस घर में 5, 6, 7, 8 या 10 लोग रहते हैं, तो वो जो 10 के 10 लोग हैं जो उस घर में रहते हैं, तो वो 10 के 10 लोग क्या हो गए, उस घर के एलिमेंट्स हो गए। तो वो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उस घर के सबसेट हैं। अब हमने ये कहा कि सर फिर सबसेट में और एलिमेंट में फर्क क्या हो गया। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक घर में 2 भाई रहते हैं, 2 बहनें रहती हैं, और मम्मी पापा रहते हैं और दादा दादी रहते हैं, ठीक है। तो 4 बच्चे रहते हैं जिसमें 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं। तो ये एक घर में टोटल कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए, ठीक है ना। कि मम्मी पापा 4 उनके बच्चे हो गए, तो 2 और 4 6 और 2 हो गए दादा दादी, यानी कि टोटल 8 लोगों का परिवार हो गया। अब अगर उस परिवार में से एक लड़का घर के बाहर जाता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये लड़का इस परिवार का एक सबसेट है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो लड़का अपनी एक बहन को भी साथ में ले जाता है। तो अब भाई बहन घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो भाई बहन है ना, ये इस परिवार का एक सबसेट है, ठीक। फिर क्या है कि भाई बहन के साथ में पता चला मम्मी भी बाहर जाती है, तो अब 3 लोग चले गए, तो इसका मतलब ये जो 3 लोग है ना, ये इस परिवार का सबसेट है। तो क्या हो गया कि जो सबसेट है, सबसेट में और एलिमेंट में ये फर्क होता है कि एलिमेंट तो उस परिवार में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 तो उस परिवार में एलिमेंट्स हो गए, लेकिन वो जो 8 लोग हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा बाहर जाते हैं, तो मम्मी पापा एक सबसेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल पापा और बड़ी वाली बेटी वो बाहर जाती है, तो समझ लो वो सबसेट हो गए। समझ लीजिए पापा दादा और दादी वो घर के बाहर जाते हैं, तो वो भी सबसेट है। समझ रहे हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट के, उन एलिमेंट्स को बाहर निकाल के और उनका कॉम्बिनेशन करना, 2 एलिमेंट्स को साथ में रख दिया, 3 को रख दिया, 4 को रख दिया, 5 को रख दिया, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, सबसेट। सभी को समझ में आ गया? Yes. सभी को समझ में आ गया है ना। तो ये मैं आपको मैंने अभी हल्का सा एक आइडिया दिया है सबसेट्स का। सबसेट इस चैप्टर का एक वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, ठीक। मुश्किल नहीं है, हम समझेंगे किस किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। आप लोग क्या करिए, अभी के लिए सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क है, बस उतना आपको करना है। सर आपने सिंगलटन सेट शायद मिस कर दिया। सिंगलटन सेट कुछ भी नहीं है। सिंगलटन सेट वो होता है जिस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, बस। ओके सर। ठीक है। यस सर। जिस सेट के सर अंदर जो C = E है उसको भी सिंगल सेट बोलेंगे ना? सिंगल सेट बोल दो या सिंगलटन सेट बोल दो, एक ही बात है बेटा।